पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले निर्भया रेप केस के दोषियों के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा था। अगर आज आपकी बहन, बेटी या माँ रात को घर से बाहर हो तो क्या आप 100% श्योर हो वो सेफली घर वापस आ जाएंगे? दोस्तों, ये सवाल इतना अनकंफर्टेबल हो चुका है भारत में, हर रोज ये पूछा जाता है। भारत में हर 2 मिनट में एक रेप केस रिपोर्ट होता है और ये सिर्फ रिपोर्टेड नंबर्स है। सोचो उन लड़कियों के बारे में जो चॉइस से नहीं, मजबूरी में रात को घर लौटती हैं, काम के लिए, पढ़ाई के लिए, सर्वाइवल के लिए। हर रेप के बाद हम सेम लाइंस बोलते हैं कि भारत में स्ट्रिक्ट लॉस लाने चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, डेथ पेनाल्टी रेपिस्ट को देनी चाहिए। पर फिर कुछ दिन बाद एक नया केस, एक नया नाम और पुराना साइलेंस। आज ये वीडियो सिर्फ रेप पे नहीं है, आज ये वीडियो पावर में बैठे उन लोगों पे है, उस पावर पे जो भारत में औरतों की सेफ्टी को मसल दे रहे हैं कॉकरोच की तरह। भारत में हर घंटे 51 केसेस रिपोर्ट होते हैं रेप के, मतलब हर 1.5 मिनट में एक रेप। सोचो, जब तक तुम ये लाइन सुन रहे हो या ये वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं एक और केस रजिस्टर हो चुका होगा। और एक बात याद रखो, ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस की बात कर रहा हूं मैं, जो डर, शर्म, प्रेशर और सिस्टम पर भरोसे की कमी की वजह से कभी रिपोर्ट ही नहीं होते, उनका कोई काउंट नहीं है। NCRB के क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ एक साल में 29,670 रेप केसेस ऑफिशियली रिकॉर्ड हुए, मतलब हर 18 मिनट में एक रेप। इन केसेस में लगभग 29,000 विक्टिम्स थे और सबसे ज्यादा विक्टिम्स 18 से 30 साल की औरतें हैं। ओवरऑल क्राइम अगेंस्ट वुमेन 4.5 लाख केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। दोस्तों, रेप का रेट 4.4% है 1 लाख औरतों पे, और 230 केसेस ऐसे हैं जहां रेप के साथ मर्डर भी हुआ। ये नंबर्स कोई NGO का ओपिनियन नहीं है, ये इंडिया का ऑफिशियल क्राइम डाटा है। और अब सबसे अनकंफर्टेबल सच, NCRB ये अलग से नहीं बताता कि इनमें से कितने रेपिस्ट पावर में बैठे हुए थे, लेकिन ADR और इलेक्शन एफिडेविट रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि डजन्स ऑफ MLA और MPs पर रेप जैसे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। मतलब सवाल सिर्फ क्राइम का नहीं है, सवाल पावर का है, प्रोटेक्शन का है, सिस्टम का है। वीडियो एंड तक देखना, आप जान जाओगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जब कानून तोड़ने वाले ही कानून की कुर्सी पे बैठे हो तो विक्टिम्स जस्टिस से ज्यादा साइलेंस को चूज करती है। भारत में हर एक दिन महिलाएं एक ऐसी दुनिया में जीती हैं जहां उनकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। पॉलिटिक्स सिर्फ जुमले की हो गई है दोस्तों। जिन लोगों को हम अपनी सुरक्षा के लिए चुनते हैं, हमें उन्हीं से बचने की जरूरत पड़ गई है। बेटी बचाओ सिर्फ इलेक्शन का नारा है, असल हालत भारत में है बेटी छुपाओ। क्या होता है जब पुलिस कंप्लेन फाइल करने से मना कर दे, जब इंसाफ मांगने पर एक बाप को कस्टडी में मार दिया जाए और जब सबूत मिटा दिए जाएं। ये सिर्फ कुछ बुरे लोगों की बात नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक अब्यूज का पैटर्न है, जहां पावर, पॉलिटिक्स और पैसा अपराधियों के चारों तरफ एक किला बना देता है और विक्टिम्स को एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ देते हैं जिसे जीतने के लिए वो कभी बने ही नहीं थे। दोस्तों, ये केस देखो, ये शुरू हुआ जून 2017। उन्नाव, उत्तर प्रदेश में एक 17 साल की लड़की अपने लोकल MLA कुलदीप सिंह सेंगर के पास मदद मांगने गई, जो एक 4 बार लगातार लेजिस्लेटर और एक बड़ा पॉलिटिकल फोर्स था। लेकिन मदद के बदले उसे मिला सबसे बड़ा धोखा। दोस्तों, MLA उसके घर पर उस लड़की के साथ गैंग रेप करता है। इसके बाद जो हुआ वो इंसाफ नहीं था। और दोस्तों, इसके बाद लड़की एक ऐसे डरावने सपने में उतर गई जो शायद उसे और उसके परिवार को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए रचा गया है। दोस्तों, लगभग 1 साल तक उसकी फैमिली ने कुलदीप सेंगर के खिलाफ FIR लगाई। और दोस्तों, MLA इतना पावरफुल था कि लड़की उसको तोड़ नहीं पाई। पुलिस ने सेंगर को कंप्लेंट में शामिल करने से साफ मना कर दिया और जो सिस्टम हर नागरिक की रक्षा के लिए बना है, उसने मुंह फेर लिया। हार कर अप्रैल 2018 में उस लड़की ने चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर खड़ के खुद को आग लगाने की कोशिश की। ये एक ऐसी चीख थी जिसने आखिरकार पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन इस अटेंशन की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसके प्रोटेस्ट से ठीक पहले कुलदीप सेंगर के भाई ने उसके पिता को बुरी तरह पीटा जेल में। अटैकर को अरेस्ट करने के बजाय पुलिस ने उसके पिता को ही आर्म्स एक्ट के झूठे केस में अरेस्ट कर लिया। 9 अप्रैल 2018 को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हो चुकी है। बाद में पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसके शरीर पर 14 अलग अलग चोटें थी। और दोस्तों, उनकी जेल में मौत होने के बाद पब्लिक गुस्से में आ गई। पब्लिक के गुस्से ने आखिरकार स्टेट गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि वो केस CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दें। दोस्तों, उसके बाद सेंगर को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन दहशत यहीं नहीं रुकी। जुलाई 2019 में सर्वाइवर और उसका लॉयर और 2 आंटियों के साथ जब वो कार में जा रहे थे, वहां पे उनका ट्रक का एक्सीडेंट होता है। ट्रक आगे मारती है। ट्रक की नंबर प्लेट पे काली पट्टी लगी हुई थी। उसकी दोनों आंटी मर चुकी
जिसमें से एक बहुत अहम गवाह थी। सर्वाइवर और उसका वकील बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। दिसंबर 2019 को कुलदीप सिंह सेंगर को रेप का दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई और सेंगर को सर्वाइवर के पिता की मौत का भी दोषी ठहराया गया। ऐसा लगा जैसे एक पावरफुल आदमी के खिलाफ एक दुर्लभ जीत मिली हो। लेकिन दोस्तों सिस्टम की नरमी अब भी बरकरार है। अपनी लाइफ सेंटेंस के बावजूद सेंगर को 2025 में बेल दे दी गई, जिसके खिलाफ सीबीआई और सर्वाइवर ने अक्सर अपील की है। ऐसा लगता है कि इंसाफ की लड़ाई कभी सच में खत्म नहीं होती। दूसरा केस इतना शॉकिंग है, ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्नाव केस शुरू होने के 5 साल बाद एक और लड़की की जिंदगी एक ऐसे आदमी ने छीन ली जिसे लगता था कि उसके कनेक्शंस उसे कानून से ऊपर बनाते हैं। 19 साल की अंकिता भंडारी उत्तराखंड के वनतारा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी, जिसका मालिक पुलकित आर्या था, जो उस वक्त के बीजेपी नेता विनोद आर्या का बेटा था। और दोस्तों अंकिता उसके गरीब परिवार को सपोर्ट करने के लिए ये नौकरी ले ली थी। सितंबर 2022 में अंकिता ने व्हाट्सएप पर अपने एक दोस्त को सब बताना शुरू कर दिया। रिजॉर्ट का मालिक आर्या उस पर वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव डाल रहा है। और दोस्तों उसका आखिरी मैसेज में से एक मैसेज ये था जो पूरी दुनिया का ध्यान फिर से अपनी तरफ खींच गया, जो था मैं गरीब हूँ तो क्या मैं 10,000 रुपए के लिए खुद को भेज दूंगी। 18 सितंबर की शाम को उसकी आर्या और उसके 2 मैनेजर से बहस हो गई। उसी रात उन लोगों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया, पास की लेक के पास लेके गए और बहते पानी में धक्का दे दिया। इसके बाद जो हुआ वो जानी पहचानी स्क्रिप्ट की तरह था। पुलकित आर्या और उसके कातिल ने पुलिस को बताने के लिए खुद ही मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज कर दी। जब अंकिता के परिवार ने घबरा कर रिजॉर्ट में फोन किया तो वहाँ के स्टाफ ने उन्हें अलग अलग कहानियां सुनाना शुरू कर दी। दोस्तों कई दिनों तक वहाँ की लोकल पुलिस जिनके एरिया में ये घटना हुई थी उन्होंने कुछ अहम एक्शन नहीं लिया। ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि उसके परिवार और उसके दोस्त ने हार नहीं मानी। और दोस्तों उनके पास वो व्हाट्सएप चैट्स थे जिन्होंने इस डरावनी सच्चाई को उजागर किया। दोस्तों फिर रेगुलर पुलिस आखिरकार केस अपने हाथ में लिया। 24 सितंबर को उसके गायब होने के 6 दिन बाद अंकिता की बॉडी नहर से मिली। पोस्टमार्टम से कंफर्म किया गया उसकी मौत डूबने से हुई थी और उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे। और दोस्तों उसकी मौत की खबर ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। हर जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए, एक ऐसे कदम ने जिसने तुरंत संदेह पैदा किया। अथॉरिटीज ने रातों रात रिजॉर्ट के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया, जिससे ये आरोप लगे कि वो जबरदस्ती सबूत नष्ट कर रहे हैं। पब्लिक के भारी दबाव के बाद सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई और केस को फास्ट ट्रैक किया गया। दोस्तों SIT ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें दर्जनों गवाह और उस डिजिटल ट्रायल के सबूत थे जो अंकिता ने पीछे छोड़े हुए थे। हालांकि ट्रायल तेजी से हुआ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आता है वही VIP एंगल और यहाँ पे सब कुछ बदल जाता है। चार्जशीट में कभी पूरी तरह से सॉल्व ही नहीं हुआ, जिसे एक गहरी साजिश का शक बना रहा। दोस्तों कुलदीप सिंह सेंगर रेप केस, उन्नाव रेप केस और अंकिता भंडारी के केस, ये 2 अलग अलग ट्रेजेडीज नहीं है। ये एक पैटर्न बताता है जहाँ पावर सिस्टम को वेपन बना देती है। उन्नाव केस में एक MLA का नाम FIR में लिखवाने के लिए साल भर लग गया। अंकिता के केस में शुरुआती पुलिस डिले ने सबूत ऑलमोस्ट खत्म कर दिए। मतलब जब एक्यूज पावरफुल हो तो कानून धीमा पड़ जाता है। उन्नाव केस में विक्टिम के पिता कस्टडी में ही मारे गए, गवाह एक्सीडेंट्स में गए और सर्वाइवर जो लड़की थी उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। अंकिता के केस में कातिल ने ही मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई और क्राइम सीन को जानबूझकर तोड़ दिया। दोस्तों ये गलतियां नहीं होती, ये स्ट्रैटेजी होती है। दोस्तों एक केस में रूलिंग पार्टी BJP का MLA, दूसरे में एक बड़े नेता का बेटा। दोनों पर एक्शन तभी हुआ जब पब्लिक का गुस्सा अनकंट्रोलेबल हो गया। ADR के डाटा के मुताबिक 2024 तक 151 सिटिंग MPs और MLAs पर महिलाओं के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए और दोस्तों इसमें सभी बड़ी पार्टीज के लोग हैं। और दोस्तों आखिरी सच, इंसाफ कभी तुरंत नहीं मिलता और वहीं मुजरिम के बेल एप्लीकेशंस मंजूर की जाती है और जानबूझ के बहुत ज्यादा डिले किया जाता है। लड़ाई सजा के बाद भी चलते रहती है। इंसाफ सिस्टम से नहीं, अक्सर पब्लिक प्रेशर से निकलता है और यही सबसे बड़ा फेल्यूर है। दोस्तों उन्नाव और अंकिता भंडारी का रेप केस, ये एक नेशनल इमरजेंसी का सिग्नल है। NCRB के डाटा के अकॉर्डिंग सिर्फ 2022 में इंडिया में महिलाओं के खिलाफ 4.5 लाख क्राइम रिपोर्ट हुए हैं। मतलब हर घंटे 51 केसेस। और सच ये है जो रिपोर्ट होते हैं वो पूरी कहानी नहीं बताते, क्योंकि डर है, विक्टिम ब्लेमिंग है और अक्सर पुलिस की खामोशी है। एक पावरफुल MLA रेप और मर्डर के बाद भी सालों तक सिस्टम को चैलेंज करता रहा। ये एक पॉलिटिकली कनेक्टेड रिजॉर्ट ओनर को छुपाने की कोशिश करता है। तो इंसाफ पर से भरोसा टूट जाता है और जब भरोसा टूटता है तो महिलाएं चुप हो जाती हैं और अपराधी और ज्यादा बोल्ड हो जाता है।
ये प्रॉब्लम कुछ बुरे लोगों की नहीं है, ये उस सिस्टम की है जहां क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं को टिकट मिलते हैं, जहां पावर को कैरेक्टर से ऊपर रखा जाता है, यहाँ कानून हमेशा फेल होता रहा, कानून को एक हथियार बना दिया गया। दोस्तों अब समझते हैं कि भारत में रेप का रूट कॉज क्या है। इंडिया में रेप का सबसे बड़ा रूट कॉज सेक्स नहीं है, पावर है। जब किसी आदमी को लगता है कि उसके पास पैसा, पोजीशन या पॉलिटिकल बैकिंग है, तब उसे लगता है कि कानून उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शनल है। दोस्तों भारत में रेप लॉस इतने कमजोर हो चुके हैं, प्रॉब्लम यह है कि कानून कागज पे बहुत स्ट्रांग है पर ग्राउंड पे उतना ही भी। दोस्तों जब एफआईआर लिखने में पुलिस डिले करती है और जब ट्रायल सालों तक चलते रहता है, तो क्रिमिनल के दिमाग में एक ही मैसेज जाता है, पकड़े जाने के चांसेस हमारे तो बहुत ही कम है। और दोस्तों तीसरा प्रॉब्लम, हम बचपन से लड़कों को एंटाइटलमेंट सिखाते हैं और लड़कियों को एडजस्ट करना। लड़के को बोला जाता है स्ट्रांग बनो, लड़की को बोला जाता है संभाल के रखना। यहीं से कंसेंट का कॉन्सेप्ट ही डिस्टॉर्ट हो जाता है। दोस्तों चौथा प्रॉब्लम, रेप के बाद सबसे पहला सवाल रेपिस्ट से नहीं होता, लड़की से होता है। कपड़े क्या पहने थे, रात को क्यों निकले, अकेले क्यों थे। दोस्तों जब सवाल गलत तरीके से पूछे जाते हैं तो रेपिस्ट को साइलेंट प्रोटेक्शन मिल जाती है। पांचवा प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा है, जब एक्यूज पावरफुल होता है, सिस्टम जस्टिस से ज्यादा इमेज मैनेजमेंट पे फोकस करता है। एविडेंस डिले होता है, विटनेस प्रेशर में आते हैं और विक्टिम अकेली पड़ जाती है। और दोस्तों भारत में ज्यादातर रेप केसेस में रेपिस्ट कोई स्ट्रेंजर नहीं होता, वो कोई नोन आदमी होता है। और जब रेपिस्ट नोन होता है तो सोसाइटी जस्टिस के बजाय साइलेंस चूज करती है। सातवां प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है लैक ऑफ कंसेंट एंड सेक्स एजुकेशन। भारत में सेक्स एजुकेशन से ज्यादा डेंजरस चीज है सेक्स एजुकेशन का ना होना। दोस्तों ये टॉपिक्स को एक टैबू बना दिए गए हैं। इसका रिजल्ट पॉर्न बिकम्स एजुकेशन और वायलेंस नॉर्मल लग लेना। दोस्तों आठवां प्रॉब्लम, क्राइम तब बढ़ता है जब पनिशमेंट का डर बिल्कुल नहीं होता। जब रेपिस्ट को लगता है कि सालों के बाद उसको पॉलिटिकल पावर या कोई उसके रिलेटिव जो पॉलिटिक्स में कनेक्शन उनका है, बेल दे दी जाएगी, तो वो डरेगा क्यों? वो तो बिल्कुल करेगा ऐसी हरकत। उन्नाव रेप केस और अंकिता भंडारी के 2 केसेस में हमें ये पता लगता है उनके परिवार और उनके जानने वालों ने हार नहीं मानी और फिर जनता को सड़क पे आना पड़ा, तब जाकर कहीं इंसाफ हिलना शुरू हुआ। दोस्तों पर सच ये है, उन्हें ये सब कभी करना ही नहीं चाहिए था। इंसाफ का मतलब ये नहीं होता कि पहले एक लड़की मरे, फिर उसका परिवार टूट जाए, फिर देश गुस्सा हो और तब जाकर सिस्टम जागे। एक महिला के जिंदगी का वैल्यू किसी एमएलए के वोट बैंक से ज्यादा होना चाहिए। आज प्रॉब्लम सिर्फ कानून की नहीं है, प्रॉब्लम है इम्प्यूनिटी की, इस सोच की कि हम पावर में हैं, हमें कोई छू नहीं सकता। और जब पावर को पनिशमेंट से इम्यूनिटी मिल जाती है तो क्राइम एक्सीडेंट नहीं होता, क्राइम सिस्टम का फीचर बन जाता है। दोस्तों कानून किताबों में कमजोर नहीं है, उसे कमजोर बनाया गया है। उन्नाव सर्वाइवर और अंकिता भंडारी की याद के लिए और उन हजारों नाम जो डेली कोई ना कोई महिला के साथ गलत होता है, रेप होता है, उसे छेड़ा जाता है। दोस्तों छेड़ना इतना ज्यादा लड़की को तोड़ देता है कि उसकी हिम्मत नहीं होती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप मेरा अगला वाला वीडियो भी देख सकते हो। मैं आपको फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।